नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका मॉर्निंग वॉइस में। रुक करते हैं हम खबर की ओर। असम के गोगामुख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आपको बता दें कि असम विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद ये उनकी पहली जनसभा रही। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि सामने उमड़ा जनसैलाब युवाओं का उत्साह और माताओं बहनों का आशीर्वाद साफ संकेत देता है कि इस बार जीत की हैट्रिक तय है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की हैट्रिक तय है और इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी को वोट करने की अपील भी की। देखिए पूरी रिपोर्ट। असम के गोगामुख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए चुनावी बिगुल फूंक दिया। असम विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद ये उनकी पहली जनसभा थी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि सामने उमड़ा जनसैलाब युवाओं का उत्साह और माताओं बहनों का आशीर्वाद साफ संकेत दे रहा है कि इस बार जीत की हैट्रिक तय है। इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी को वोट करने की अपील भी की। बीते 10 वर्षों में असम ने सेवा और सुशासन का नया दौर देखा है। असम का ये चुनाव विकसित असम से विकसित भारत बनाने का चुनाव है। इस बार बीजेपी एनडीए सरकार की हैट्रिक लगनी तय है। आप मुझे बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? और जोर से बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? और कांग्रेस के पराजय की भी हैट्रिक होने वाली है। मैं आपको भरोसा देता हूं, आप यहां फिर से बीजेपी सरकार बनाइए, असम का और तेजी से विकास होगा और ये आपको मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने असम में पिछले 10 वर्षों में हुए विकास का जिक्र करते हुए कहा कि पहले सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में और फिर हिमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में राज्य में सुशासन और सेवा का नया दौर शुरू हुआ है। इस दौरान पीएम मोदी ने असम में पीएम आवास योजना, लखपति दीदी, पीएम किसान योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के आंकड़े भी गिनाए। 22 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, यहां के गरीबों को कितने पक्के घर मिले हैं? 22 लाख। कितने पक्के घर मिले हैं? जोर से बताइए, कितने घर मिले हैं? गरीबों को कितने पक्के घर मिले हैं? ये घर घर पहुंचाइए। 22 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर मिलना मतलब उनको एक नई दुनिया का जन्म हो जाता है। बीजेपी का संकल्प पत्र कहता है कि जिनको अभी तक पीएम आवास के घर नहीं मिले हैं, उनको भी पक्के घर मिलेंगे। आने वाले समय में 15 लाख और गरीब परिवारों को पक्के घर की गारंटी पक्की है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल में सिर्फ 3 पुल बनाए, लेकिन बीजेपी एनडीए ने विकास को रफ्तार दी है। पीएम मोदी ने यूपीए के समय में बनाए गए बिल को सांप्रदायिक बताते हुए निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की सोचती है। एक परिवार दिल्ली में है और दूसरा परिवार असम में है। कांग्रेस के लिए हमेशा पावर पॉलिटिक्स और अपना परिवार फर्स्ट रहा है। दिल्ली में एक परिवार और एक परिवार यहां भी है। एक परिवार दिल्ली में
और एक परिवार असम में। कांग्रेस के लिए इन्हीं परिवारों का हित सर्वोपरि है। कांग्रेस ने दशकों तक सरकारें चलाई है, लेकिन आप लोगों के स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 6-7 दशक में असम में केवल 6 मेडिकल कॉलेज बन पाई थी। कितनी मेडिकल कॉलेज? ऐसा नहीं, जोर से बोलिए, बारिश आ रही है फिर भी बोलिए। कितनी मेडिकल कॉलेज? कितनी मेडिकल कॉलेज? आज असम में यानी 60-65 साल में 6 मेडिकल कॉलेज, आज असम में 14 मेडिकल कॉलेज है। गोगामुख के बाद पीएम मोदी ने असम के बिस्वनाथ में दूसरी चुनावी रैली को संबोधित किया। बता दें, असम विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को मतदान होना है। एक तरफ बीजेपी राज्य में हैट्रिक की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस दूसरी ओर चुनाव प्रचार के दौरान जनता से बड़े बड़े वादे कर रही है। हालांकि असम की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है, ये तो 4 मई को चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। 1 अप्रैल 2026 से जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। ये भारत की 16वीं और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना होगी। हालांकि इस बार अंदाज बिल्कुल अलग होगा। दरअसल इस बार जनगणना डिजिटल तरीके से की जा रही है, जिसमें मोबाइल ऐप के जरिए डेटा जुटाया जाएगा और मोबाइल ऐप के जरिए जनगणना की जा रही है। आपको बता दें कि इससे दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना भी कहा जा रहा है। जनगणना को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि ऐतिहासिक इस जनगणना को काफी ऐतिहासिक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जनगणना के बाद से विकास तेजी से होगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। 1 अप्रैल 2026 से जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। ये भारत की 16वीं और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना है। हालांकि इस बार का अंदाज बिल्कुल अलग है। दरअसल इस बार जनगणना डिजिटल तरीके से की जा रही है, जिसमें मोबाइल ऐप के जरिए डेटा जुटाया जाएगा और मोबाइल ऐप के जरिए जनगणना की जा रही है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना कहा जा रहा है। जनगणना को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बीजेपी नेता जनगणना को ऐतिहासिक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जनगणना के बाद से विकास तेजी से होगा। पूरे देश में आज से जनगणना विधिवत 2011 के बाद अभी जनगणना प्रारंभ हो रही है और जातीय जनगणना पूरे देश में होने वाली है। बिहार ने तो पहले ही करा दिया, पूरे देश में जातीय जनगणना होने वाली है। इससे विकास के नए नए आयाम होंगे। जब नई जातीय जनगणना का रिपोर्ट आएगा तो नई जनसंख्या के हिसाब से सभी विकास के काम होंगे, राशि का वितरण होगा। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने निर्णय लिया कि जल्द जनगणना कराएंगे, डिजिटलाइज जनगणना कराएंगे और जातीय जनगणना कराएंगे। ये देश हित में जनगणना व्यवस्थित तरीके से हो, इससे हमारे पास जो आंकड़े आएंगे देश के, समाज के, ये आंकड़े हर मायनों में बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। चाहे वो पॉलिसी बनाने में, चाहे योजनाएं धरातल तक उतारने में, चाहे योजनाओं को और बेहतर बनाने में, तो निश्चित तौर पे एक इफेक्टिव गवर्नेंस के दिशा में एक सार्थक कदम है ये। जबकि विपक्ष इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि जनगणना के साथ जातीय जनगणना जरूरी थी, लेकिन वो क्यों नहीं हो रही है। It's unfortunate that the caste census has been delinked. Caste census should have been linked with the first census itself, and the government should not play into the politics of denying the OBC their rights and the most backward their rights to have the count on the caste census, because that should not be delayed, and its delay will have its implications on all other decisions they are going to make it. हम लोगों की मांग है कि जातीय जनगणना क्यों नहीं हो रही। जनगणना के साथ आप जातीय जनगणना कराने का काम जल्दी प्रारंभ करिए। और साथ ही साथ जब आपने SIR किया था, उसमें एक कॉलम और बढ़ा देते तो जातीय जनगणना भी हो गई होती। लेकिन आप
दरअसल शोषित पीड़ित वंचित का हक नहीं देना चाहते हो, इसलिए जनगणना को भी, जातीय जनगणना को आप डिले कर रहे हो जानबूझ करके। इस बार सरकार ने एक बहुत बड़ी सुविधा दी है। इस सुविधा का नाम है सेल्फ इम्यूनरेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब आपको जनगणना वाले बाबू के घर आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप खुद ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की जानकारी भर सकते हैं। ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी समेत 16 भाषाओं में उपलब्ध है। आपको बस अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, घर की जानकारी भरनी है और आपको एक यूनिक आईडी मिल जाएगी। जब सरकारी कर्मचारी आपके घर आएगा तो बस उसे ये आईडी दिखा दीजिएगा, आपका काम मिनटों में हो जाएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलवाद पर दिए बयान से राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया है। लोकसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन के कारण नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई में देरी हुई। शाह ने दावा किया कि बीजेपी सरकार बनने के बाद तेजी से रणनीतिक बनाई गई और नक्सलवाद को खत्म किया गया। उसके इस बयान पर विपक्ष भड़क उठा और कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर नक्सलवाद और आतंकवाद को बढ़ाने का आरोप लगाया। देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान चर्चा में है। दरअसल नक्सल मुक्त भारत के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में देरी इसलिए हुई क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सलवादियों को बचाकर रखा। बीजेपी की सरकार बनने के दूसरे महीने ही मैं वहां गया और नक्सलवाद के खात्मे की स्क्रिप्ट लिखी। शाह के इस बयान पर विपक्ष तिलमिला गया है। कांग्रेस बीजेपी को नक्सलवाद और आतंकवादियों का समर्थन करने वाली पार्टी बता रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार में नक्सलवादियों ने हमारे कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को मार दिया था, पूरे नेतृत्व की हत्या कर दी थी। सरकार किसकी थी? भाजपा की। भाजपा के लोग नक्सलवादियों को पालते हैं, उनको पोसने का काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं और आज जब इनको लग रहा है कि उनसे हमारा काम पूरा हो गया तो आज नक्सलवाद को ख़त्म कर रहे हैं, नक्सलवाद को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। पर ये पूरी तरीके से नक्सलवाद, आतंकवाद के पोषण करने वाले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। देखिए, इसके बारे में तो स्पष्ट कांग्रेस के लोग बताएं। हालांकि बीजेपी की सरकार पे विपक्षियों के ऊपर आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं। उसी चर्चा में, उसी बहस में हमने भी पार्टी की तरफ से हिस्सा लिया था और जो सद्य नेताजी ने जिस चीज के लिए आज गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने नक्सलवाद खत्म किया है, हालांकि अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, उस चीज को सद्य नेताजी ने 2004 में ही उत्तर प्रदेश के अंदर खत्म कर दिया था। जबकि बीजेपी कह रही है कि भारत में नक्सलवाद काफी वक्त पहले आया था और बहुत ताकतवर था, लेकिन अमित शाह ने इसे खत्म किया। भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी द्वारा संकल्प व्यक्त करते हुए एक निश्चित अवधि तय करते हुए मार्च 2026 तक हम इसको खत्म कर देंगे। उस पराक्रम को साथ पूरा करने का काम, लक्ष्य को हासिल करने का काम आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हुआ है। लगातार माननीय मोदी जी साहब की सरकार आने के बाद नक्सलवाद को खत्म करने का एक ऐलान किया था और अभी तक हजारों नक्सलवादी जो शरण आ गए हैं और अनेक लोगों को मतलब मार गिराया है। तो मुझे लगता है उनके ध्यान में आया है कि भाई इस मार्ग से गरीबों को न्याय नहीं मिलने वाला है, उसके लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में आना चाहिए। इसीलिए जो लोग मतलब यहाँ आए उनका स्वागत करते हैं और अमित शाह साहब ने जो बताया कि भाई पूरा देश 99.99% अभी नक्सलवाद मुक्त हो चुका है, अभी थोड़ा कुछ जो जहाँ बाकी है वो भी बहुत जल्दी। बहरहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया है, जिसका लक्ष्य 31 मार्च 2026 था। लेकिन इसे लेकर राजनीति गर्मा गई है और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।